हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स, जिनको बहुत ज्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज से बनाया जाता है, जो कि एग्जाम के लिहाज से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। और हमारा पहला टॉपिक है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है ये, कई सारे आपको चैनल्स पे देखने को मिल जाएगी, कई सारे न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगी। समझ लेते हैं क्या है ये। हाल में ही इस रिपोर्ट को फ्रीडम हाउस नामक संस्था के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, यानी कि एक फ्रीडम हाउस नामक संस्था है, उसने इसको लॉन्च किया। और देखो क्या हुआ है, इस रिपोर्ट में 211 देशों में भारत को 88वां स्थान मिला है, यानी कि भारत को 88वां स्थान मिला है इस रिपोर्ट में, और जो कि पिछले साल हमारा 83वां स्थान था। तो हम कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट बताती है कि इससे भारतीयों की जो स्वतंत्रता है वो काफी कम हुई है, भारतीयों की जो फ्रीडम है वो कम हुई है इस रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट में फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को उच्च स्थान मिला है, यानी कि इनको 100 मार्क्स दिए गए हैं, 100 अंक दिए गए हैं, और 100 अंक के बेस पर इनको पहला, दूसरा और तीसरा स्थान दिया है। जबकि एक स्कोर के साथ सबसे कम वो स्थान मिला है तिब्बत को और सीरिया को, यानी कि तिब्बत और सीरिया ऐसे देश हैं जहां पर स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है लोगों के पास। तो ये आपको याद रखना है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, जिसे फ्रीडम हाउस नामक संस्था के द्वारा लॉन्च किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कहीं पर भी आप कोट कर सकते हैं, चाहे मेंस एग्जाम में, चाहे आप प्रीलिम्स में, तो आने के चांसेस ज्यादा हैं। मेंस में भी आप इसका इस्तेमाल करके अपने मार्क्स, अपना आंसर बाकियों से अलग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। यहां पे देखिए, द प्रिंट का ये आर्टिकल है, व्हाई इंडिया हैज स्लिप्ड टू पार्टली फ्री कैटेगरी ऑन फ्रीडम इंडेक्स, हाउ कंट्रीज आर स्कोर्ड। तो ये यहां पर बताया गया कि किस तरह पहले इंडिया सिर्फ फ्री में आता था, अब उसको पार्टली फ्री में कर दिया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है, इसके बारे में यहां पे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है फूड वेस्ट रिपोर्ट 2021, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक तरफ खाना इतना बर्बाद हो रहा है, तो वहीं तरफ लाखों लोग भूखे पेट सोते हैं, और उसी में को ध्यान में रखकर इस रिपोर्ट को बताया गया है हाल में ही यूएनईपी के द्वारा। ध्यान से समझेंगे क्या है ये। हाल ही में यूएनईपी तथा WRAP नामक संस्था ने इस इंडेक्स को जारी किया, यानी कि फूड वेस्ट रिपोर्ट को जारी किया गया इस संस्था के द्वारा। क्या बताया गया है इस रिपोर्ट में? बताया गया कि जहां हजारों लोग भूख से बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के परिवार 68.7 मिलियन टन खाना खराब कर देते हैं। यानी कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां एक तरफ हजारों लोग भूख से व्याकुल हैं, भूख से परेशान हैं, उन्हें खाना पर्याप्त नहीं मिल रहा, तो वहीं भारत के परिवार अत्यधिक मात्रा में खाना खराब करते हैं। काफी ज्यादा दुखदनीय स्थिति है, इसको लेके समझिएगा। रिपोर्ट में 2019 के बारे में बताया गया है कि इस साल 690 मिलियन लोग भूख से प्रभावित रहे, तो वहीं विश्व के लोगों ने 931 टन खाना बर्बाद किया। यानी कि इतने बड़े लेवल पर लोग भूखे रह रहे हैं और बड़े लेवल पर खाना भी बर्बाद हो रहा है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम खाना बर्बाद ना करें, क्योंकि देखो, खाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खाना बर्बाद होता है, इसका क्लाइमेट पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो हमें समझना चाहिए, इसमें आप हम सबको पहल करनी चाहिए कि खाना हम उतना ही लें, उतना ही यूज करें जितनी की हमारी जरूरत है, ना कि एक्स्ट्रा, जिससे कि बाद में उसे फेंकना पड़े या फिर बाद में वो वेस्ट हो। तो याद रखिएगा इस बात में। फूड वेस्ट रिपोर्ट के बारे में जिसे यूएनईपी तथा WRAP के द्वारा लॉन्च किया गया, यहां पे देखिए यूएन की, उससे मैंने उठाया ये यूएनईपी फूड वेस्ट रिपोर्ट 2021, ये यहां पे बताया गया है। आगे देखिए, एक और आर्टिकल है जो मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा था मुझे। भारत में एक व्यक्ति हर साल करता है 50 किलो खाने का क्या करता है, बर्बाद। यानी कि भारत में हर साल 50 किलो से ज्यादा खाना बर्बाद होता है। देखिए कैसी विडंबना है कि एक तरफ भरपेट खाना नहीं है और एक तरफ हम लोग इतना बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें सजग रहना है, संभलना है, याद रखिएगा आप। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक जानने से पहले हम जानेंगे थोड़ा, ये देखिए किस तरह यूएन रिपोर्ट से 17% ऑफ फूड वेस्टेड एट कंज्यूमर लेवल यहां पे दिखाया गया है। देखिए आप, इसके अलावा मैं यहां पे यूएनईपी के बारे में भी बता देता हूं थोड़ा सा। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्या है ये? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसे यूएनईपी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी। इसका प्रोग्राम आप जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर क्या है? नैरोबी में है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नैरोबी में है इसका हेडक्वार्टर। और अभी जो इसके हेड हैं वो हैं कौन? लेंगर एडरसन। लेंगर एडरसन साहब इसके हेड हैं, याद रखिएगा, जो जिनका संबंध डेनमार्क से है। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। और आपको याद रखना है 5 जून को ही वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बनाया जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। क्या है अगला टॉपिक? खबरों में फ्लोरीकल्चर मिशन। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये फ्लोरीकल्चर मिशन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है फ्लोरीकल्चर का मतलब क्या होता है। तो फूलों के उत्पादन से है, समझते हैं।
हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री हर्षवर्धन ने इस मिशन को लॉन्च किया, यानी कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फूलों की कृषि के बारे में जागरूकता फैलाना, जिससे कि किसान फूलों की कृषि करके अपने उत्पादन को बढ़ा सके, अपनी इनकम को बढ़ा सके। इसलिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। अब देखिए इस मिशन में कौन कौन सहायता करेगा। इस मिशन में CSIR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग व वाणिज्य मंत्रालय एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, यानी कि इंग्लिश में भी यहाँ पे यही बात लिखी गई है। और यहाँ पे देखो याहू न्यूज है, हर्षवर्धन लॉन्च CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आप भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेंस एग्जामिनेशन में। देखो हर बार इको से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 तो कम से कम कृषि से संबंधित होते हैं। किस तरह कृषि, और आजकल तो कृषि काफी ज्यादा न्यूज में है, आप जानते हैं। तो इस वजह से आपको अच्छे से याद रख लेना है फ्लोरिकल्चर मिशन के बारे में, जिसे हाल में ही लॉन्च किया है हमारे मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन जी के द्वारा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला यहाँ पे देखिए फूलों की खेती के बारे में बताया गया है। फ्लोरिकल्चर मार्केट में भी है अपार संभावनाएं, बहुत ज्यादा संभावनाएं अगर हम इसको प्रमोट करते हैं तो। आगे जानते हैं लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स क्या है। हाल ही में इस इंडेक्स को नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी किया गया, यानी रिसेंटली दिस इंडेक्स वाज रिलीज बाय नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इसने इसको लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन उठता है इसमें क्या बताया जाता है, तो ये इंडेक्स बताता है कि कौन सा राज्य अपने भूमि को किस तरह डिजिटल उसका लेखा जोखा रख रहा है, किस तरह उसके डिजिटल आंकड़े रख रहा है, ये सारी चीजें बताता है। अब देखो इस साल में 2020 की तरह मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला, बस इतना ही याद रखिएगा। 2020 की तरह मध्य प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर रहा है और इस इंडेक्स की शुरुआत 2020 से ही की गई थी, ज्यादा पुराना नहीं है। तो बस आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन जारी करता है और इसमें प्रथम कौन रहा है, तो MP इसमें प्रथम रहा है, ये आपको याद रख लेना है। देखिए यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल है NCAER लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स, तो यही लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स के बारे में बताया गया। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स लिया है मैंने, यहाँ पे याद रखिएगा। देखो यहाँ पे ओनली 13 स्टेट्स अलाउ ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट। तो 13 स्टेट्स हैं, जिसमें पहला स्थान टॉप किसने किया है, तो टॉप परफॉर्मर है आप जानते हैं। यहाँ पे देखिए ये मध्य प्रदेश है, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सारे के सारे इसमें बताते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। क्या है ये म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020? किसने जारी किया है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसने जारी किया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिलीज दिस इंडेक्स। और आपको याद रखना है इस मिनिस्ट्री में मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी जी। हरदीप सिंह पुरी जी इसमें मिनिस्टर है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं, देखें आगे। इस इंडेक्स में शहरों की नगर पालिकाओं के कार्यों का लेखा जोखा दिखाया गया है और बताया गया है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, और उनकी इसी परफॉर्मेंस के बेस पर उनको रैंकिंग दी गई है। तो अब समझते हैं क्या रैंकिंग मिली है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले 10 लाख जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में इंदौर को क्या मिला है? प्रथम स्थान मिला है। आपको याद रखना है इंदौर को प्रथम, सूरत को दूसरा और भोपाल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और आपको एक और बात याद रखनी है, स्वच्छ सर्वेक्षण में भी इंदौर प्रथम स्थान पे है। याद रखिएगा इंदौर प्रथम स्थान पे, काफी अच्छा माना जाता है, इनका सफाई सिस्टम काफी अच्छा है, तो यहाँ पे इसी वजह से नगर पालिकाओं को भी प्रथम स्थान मिला है। और 10 लाख से कम जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में प्रथम नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिला है, दूसरा तिरुपति को मिला है और तीसरा गांधीनगर को मिला है। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में इंदौर प्रथम है और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले में नई दिल्ली कॉर्पोरेशन प्रथम है। याद रखिएगा म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है? रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय इसको रिलीज करता है। चलते हैं यहाँ पे देखिए म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंदौर एंड NDMC टॉप, NDMC दिल्ली यहाँ पे बात हो रही है और इंदौर टॉप किया है उन्होंने। चलते हैं आगे। अगला है 30वां बिहारी सम्मान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले इस पुरस्कार की शुरुआत सबसे पहले 1991 में की गई थी, यानी कि इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई थी। आपको अच्छे से याद रखना है। और कौन देता है इसको? तो KK बिरला फाउंडेशन देता है। कौन? KK बिरला फाउंडेशन देता है। इस साल यह मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है, यानी कि यह राजस्थानी लेखक हैं, ये इनको मोहन कृष्ण बोहरा जी को यह दिया गया है और उन्हें यह तस्लीमा संघर्ष और साहित्य 2016 के लिए अवार्ड दिया गया। याद रखना उनकी ये कृति है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, इसके लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है और ये 2016 में प्रकाशित हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको याद रखना है हिंदी और राजस्थानी भाषा के लिए दिए जाने वाले इस सम्मान में 2.5 लाख रुपया दिया जाता है, एक पट्टिका दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। याद रखना। और कौन कौन सी भाषा में? हिंदी और राजस्थानी भाषा में। अच्छे से याद रखना है। 30वां बिहारी सम्मान किसको मिला है?
मोहन कृष्ण बोरा जी को, जो कहां से संबंध रखते हैं, राजस्थान से, और इनकी बुक है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, जो 2016 में प्रकाशित हुई थी। देखते हैं आगे इनके, देखो यहाँ पे ये बुक है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, यहाँ पे मोहन कृष्ण बोहरा जी लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है, मोहन कृष्ण बोहरा बिन बिहारी पुरस्कार यहाँ पे, और ये हैं मोहन कृष्ण बोहरा जी, याद रखना है आपको। अगला टॉपिक है हमारा 7th वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट। ये थोड़ा सा बाय गलत लिख गया है, तो प्लीज इसको माइंड मत करिएगा। बाय सब्जेक्ट 2021। अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। देखिए, हम हर साल जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो हम हर साल इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं, हमारी संस्थाओं से इंजीनियर निकलते हैं। इसके अलावा हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन यहां पे देखने को क्या मिलता है कि कुछ गिने चुने, अगर मैं हमारे संस्थाओं को छोड़ दूं, IIM, IIT को छोड़ दूं, तो हमारे देश का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बाकी बहुत ज्यादा पुअर है। इसी वजह से एक रिपोर्ट में कहा गया था, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, ये कहा गया था कि अप्रॉक्स 80% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट यूथ्स आर नॉट एलिजिबल टू टेक एनी जॉब, कि वो जॉब लेने लायक ही नहीं है। यानी कि हम डिग्रियां बांट रहे हैं और डिग्रियों में हम क्या दे रहे हैं हमें खुद नहीं पता, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है हमें खुद नहीं पता। तो हम सबको, आप सबको, मुझे और हर एक व्यक्ति जो मेरी बात सुन रहा है, उसको जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं। अन्यथा वही चलती रहेंगी चीजें, और ग्रेजुएट होने के बाद जब हम जॉब की बारी आएगी तो हमारे अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है, तो हम जॉब कहां से लेंगे। तो ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये मेरी बात। तो देख लेते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2020 कौन जारी करता है, तो देखेंगे अभी वो भी। शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, अनुसंधान प्रभाव और किसी संस्थान की शोध उत्पादकता के आधार पर भारत के 12 शिक्षण संस्थानों ने टॉप किया है। यानी कि 100 में से टॉप 100 में 12 संस्थाएं आई हैं भारत की। ठीक है, कौन कितनी? 12 संस्थाओं ने इसमें अपना योगदान दिया है, जिसमें IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, खड़गपुर, ये सारे के सारे उच्च स्थान पे हैं। याद रखिएगा, 12 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैव मेड it to top 100 based on academic reputation, employer reputation, research impact and research productivity of an institution। इसके बेस पर ये 12 संस्थाओं को टॉप 100 में स्थान मिला है। देखिए यहाँ पे ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, QS वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग 2021, 12 इंडियन यूनिवर्सिटीज अचीव टॉप 100 पोजीशन। यानी कि QS वर्ल्ड के द्वारा इसको जारी किया जाता है। याद रखिएगा, QS वर्ल्ड इसको जारी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्या है? बाओ धान। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस समझ लीजिए, यह असम की प्रमुख खाद्य फसल है। धान असम में काफी बड़े लेवल पर उगाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ असम में उगाया जाता है, असम के अलावा भी भारत के कई सारे राज्यों में से उगाया जाता है। आयरन से भरपूर इस चावल की पहली खेप अमेरिका को भेजी गई, यानी कि पहली बार अमेरिका को इसको भेजा गया। इस वजह से ये न्यूज में रहा है, याद रखना है आपको। और ये आयरन से भरपूर है और रेड कलर का दिखता है, ये हल्का सा रेडिश कलर है इसमें। ठीक है, ये क्यों लिख दिया मैंने, ये रेडिश कलर है। देख लेते हैं कैसा, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे देख लीजिए आप, मैंने आपको दिखाया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तीनों सेनाओं के कमांडर्स का एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है गुजरात के केवड़िया में। याद रखना है कहां पर? गुजरात के केवड़िया में, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी संबोधित किया। इसके अलावा यहाँ पर अजीत डोभाल साहब भी रहे, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी रहे। तो काफी अच्छा कॉन्फ्रेंस था, जिसमें भविष्य में जो हमारे सामने खतरे हैं उनको लेकर काफी चर्चाएं की गई। और आप को जानते हैं केवड़िया क्यों फेमस है। यहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि सरदार पटेल की दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति है। याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द मिंट का आर्टिकल है, पीएम मोदी टू एड्रेस कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन गुजरात केवड़िया टुडे। यानी कि आज उन्होंने इसको संबोधित करेंगे वो। ठीक है, आगे जानते हैं। भारतीय सेना का पहला कम्युनिटी रेडियो, यानी कि भारतीय सेना ने क्या किया है, भारतीय सेना ने चिनार रेडियो के नाम से जम्मू कश्मीर में इस रेडियो सेवा की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर के सिपोर नामक स्थान पर इसकी शुरुआत की है। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसकी सहायता से सेना तथा लोगों के बीच में जुड़ाव लाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि लोगों में एक ट्रस्ट बन सके सरकार के प्रति, सेना के प्रति, जिससे लोग आपस में एक दूसरे के साथ आएं और वहां पर शांति अमन की स्थिति पैदा हो, ताकि वहां के लोग मुख्य धारा से जुड़ सकें। इसलिए कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत की गई है हमारी भारतीय सेना के द्वारा। बहुत अच्छा कदम है, अगर मिलकर काम होता है तो काफी अच्छे परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे रिपब्लिक भारत का ये आर्टिकल है, इंडियन आर्मी फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन नॉर्थ कश्मीर एम्स टू कनेक्ट विद आवाम। आवाम का मतलब लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए इसको किया गया। और इस रेडियो का नाम क्या है? रेडियो चिनार। याद रखिएगा, रेडियो चिनार। और ये नॉर्थ कश्मीर में सिपोर में ये किया गया है, जिससे कि जवान और आवाम के बीच में
क्या आ सके, कनेक्टिविटी बढ़ सके, इसलिए ये किया गया है। देखते हैं आगे। और आगे क्या है, आगे है अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि कुछ ही बच्चे इसका आंसर देते हैं। अरे आप लोग जितना देख रहे हो कम से कम वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आपको नॉलेज मिले, आप कर सके, और इसका फिर आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? खैर एनीवे, देख लेता हूं मैं क्वेश्चन क्या है। खबरों में रहा स्टारशिप SN10 निम्न में से क्या है? आपसे पूछा है खबरों में रहा जो स्टारशिप SN10 निम्न में से क्या है? नासा द्वारा खोजा गया कोई चांद है, भारत सरकार की युवाओं के लिए कोई योजना है, स्पेस एक्स का रियूजेबल रॉकेट है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है क्या है। देखिए जरा, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टारशिप SN10 इन द न्यूज? क्या है ये? मून डिस्कवर्ड बाय नासा है, न्यू प्लान फॉर यूथ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, रियूजेबल रॉकेट ऑफ स्पेस एक्स है, या फिर नन ऑफ दीज? जो भी है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आ रही है तो क्या करना है आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, जिससे कि ये चैनल ग्रोथ करे, आगे बढ़े, आप लोगों की दुआ मिले मुझे। अगर ये 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करता है तो उससे फिर लाइव आ जाएगा और फिर लाइव क्लासेस ली जाएंगी, जिससे कि आपको बहुत सारी बातें बताई जा सके। अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलने की कहानी है, जिसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।